हेलो एवरीवन। तो ये हमारा वेक्टर चैप्टर का 8th लेक्चर है। आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ द क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली ये होती क्या है और किसी भी दो वेक्टर्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अगर दो वेक्टर से अगर हमें उसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो है वो होता है ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, इसमें आपको समझ में रखने वाली बात ये है कि अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, ठीक है भाई, तो थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बढ़िया। अच्छा, तो ये हो गया आपका ए बी साइन थीटा। अच्छा, ये एन कैप क्या है? तो एन कैप इज नथिंग बट, ये क्या बता रहा होता है? ये बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मान लो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट जो आता है वो 2 मिनट के लिए हमने मान लिया कि दैट इज वेक्टर सी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा कैसा आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, तो हमने उसे मान लिया सी वेक्टर। इसका मतलब ये कि ये जो एन कैप है ये सी वेक्टर का ही डायरेक्शन है। एक्चुअली ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। अब एग्जैक्टली एन कैप होती क्या है? तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपने पेपर के प्लेन में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगा। अब इस पेपर के अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कैसा हो सकता है भाई, है ना? इसका मतलब या तो ये ऊपर की तरफ ऐसा हो सकता है, पक्की बात, या फिर वो पेपर के अंदर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही दो तरीके हैं जो कि पेपर के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात ये भी है कि जैसे यहाँ पे मैं 2 सिंबल यूज़ करूँगा, एक ये डॉट के साथ। इस डॉट सिंबल का मतलब होगा कि दिस इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, वो उस प्लेन के आउटवर्ड है। और अगर मैं क्रॉस का यूज़ करूँगा तो दैट इज इनवर्ड ऑफ द प्लेन। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो हिसाब से फिलहाल अगर मैंने ए क्रॉस बी वेक्टर की बात की है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलकर हम इसे समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपसे बोला कि ये वेक्टर रहा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है भाई, तो एग्जैक्टली एन कैप कैसे भाई? अब आप बोलोगे कि सर एक बात तो समझ में आ गई कि एन कैप जो है उसकी डायरेक्शन या तो पेपर के बाहर होगा मतलब आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, बट हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पेपर के बाहर है, आउटवर्ड है, या पेपर के अंदर है, इनवर्ड है? ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वी ऑलवेज यूज़ राइट हैंड रूल। ये सिंपल सा एक तरीका है एन कैप की या फिर इसके रिजल्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ये और ये वेक्टर भी है, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ तो है। ठीक है भाई, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मान लो किसी ने हमें बोला कि कैलकुलेट या फिर व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड रूल हमें हमेशा ये बताता है कि पहले जो वेक्टर लिखी हो, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर रखी है तो पहले हम ए वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड को रखेंगे। जैसे मान लो मैंने कुछ तो ऐसा रखा है और उसे बी वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे, और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देकर जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, तो पहले हाथों को ए वेक्टर पे मैंने रखा और फिर बी की तरफ मोड़ा, मतलब कुछ तो ऐसा। ठीक है, और जब मैं ए से बी की तरफ मोड़ा तो एग्जैक्टली अंगूठे की डायरेक्शन किधर आई? ऊपर की तरफ। मतलब ऊपर की तरफ मतलब कैसा? आउटवर्ड द प्लेन, मतलब एन कैप की डायरेक्शन क्या हो गई भाई? आउटवर्ड। बट वही अगर मान लो किसी ने बोला कि वापस दिस इज़ ए वेक्टर एंड अगेन दिस इज़ बी वेक्टर, ठीक है, बट अब उसे बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है भाई, पहले किसकी डायरेक्शन चाहिए थी उसे? पहले उसे चाहिए थी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो कि किधर की तरफ आई? आउटवर्ड। अब उसे चाहिए बी क्रॉस ए, तो वापस वही राइट हैंड रूल हमें यूज़ करना है। बट अब हमें क्या करना है, पहले बी वेक्टर के ऊपर अपने हाथों को रखना है, राइट हैंड को रखना है, ऐसा रखा हमने। और फिर जब हमने ए की तरफ मोड़ा तो जो हमारा थंब है वो किधर की तरफ जा रहा है?
दैट इज़ इनवर्ड, मतलब ऐसा रख के हमने कुछ तो ऐसा मोड़ा तो दैट इज़ इनवर्ड। मतलब हम बी पे हाथों को रख के हमेशा याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड का ही यूज़ करना होता है, और फिर जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या बता के जाती है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस केस में ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, दैट इज़ इनवर्ड। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए के से इनवर्ड। ठीक है, अब अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ए डॉट बी है वो बराबर होती है बी डॉट ए के। ठीक है, क्या वैसा हम ये भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है क्या ये बराबर होगी बी क्रॉस ए के? क्या ये कहना सही है? हाँ, सोच के देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी वापस ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए वापस बी ए साइन थीटा एन कैप। तो बेसिकली ये वाली जो टर्म है ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा वो तो दोनों के केस में सेम है, बट एन कैप एक के केस में अगर आउटवर्ड है तो दूसरे के केस में कैसा है भाई, इनवर्ड। मतलब ये तो सही है बट ये सही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसके साथ एक माइनस साइन दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो बार बार मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा होता है, एक्चुअली दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। इट मीन्स कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन लग रखा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखें। वी यूज़ राइट हैंड रूल या फिर बोले तो स्क्रू रूल। ठीक, नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये तो हमने डायरेक्शन की बात करी कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें तो उसे समझते हैं। रिमेंबर, अगर मान लो यहाँ पे दे रखा हो कि दिस इज़ आई कैप, ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बस याद रखना है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, वापस यहाँ पे भी दे रखा हो कि दिस इज़ आई कैप, जे कैप, के कैप। बढ़िया, तो इस केस में अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये डायरेक्शन क्या होगी भाई, क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज आ रहे हो तो बीच में पॉजिटिव लिखो, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो बीच में नेगेटिव साइन लिखो। मतलब ये कि देखो आई क्रॉस जे, आई से चले आप जे पर आए तो इस केस में सिंपली आई क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगी, आई क्रॉस जे दैट वुड बी इक्वल्स टू प्लस के कैप, आई क्रॉस जे वुड बी प्लस के कैप। वैसे ही जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के दैट इज प्लस आई, जे क्रॉस के दैट इज प्लस आई। वैसे ही के क्रॉस आई दैट इज प्लस जे, के क्रॉस आई दिस इज इक्वल्स टू प्लस जे। बट वही अगर इस केस में अगर आप देखोगे, देखो आई के बाद आप कहाँ जा रहे हो, के ऊपर, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो, है ना। तो आई क्रॉस के इन दिस केस आई क्रॉस के विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ जे कैप। वैसे वापस यहाँ पे के क्रॉस जे, तो ये जो आपकी आ गई के क्रॉस जे दैट इज माइनस ऑफ आई कैप। अपोजिट वाले को ले रहे होते हैं हम एक्चुअली। यहाँ पे वापस जे क्रॉस आई है तो इनके अपोजिट कौन है, के। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, जे क्रॉस आई दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि चीज़ें अपने को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और हमें किसी ने बोला कि यार क्यों ना इसका ए क्रॉस भी निकालें। ठीक है, अब अगर आप ए क्रॉस भी निकालने जाओगे तो देखो पहले तो 2i को 4i के साथ करोगे तो देखो आई क्रॉस आई सिंपली क्या हो जाएगी, 0। इस बात का ध्यान रखें। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप आई क्रॉस आई करने जाओगे, इसे नोट करके आप लिखें। ठीक है, अगर हम आई क्रॉस आई की बात करें या फिर जे क्रॉस जे की बात करें या फिर अगर हम के क्रॉस के की बात करें तो एक्चुअली ये 0 है, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल क्या होता है, 0। और साइन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला क्या, ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 हमेशा क्या देकर जाएगी, 0। इसलिए आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या फिर के क्रॉस के हो तो दैट इज़ ऑलवेज 0। तो इस केस में देखो आई क्रॉस आई ये तो हो गई भैया 0, तो इसका तो कोई मतलब बना नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ 0, चलो लिख दिया मैंने। ठीक, प्लस आई क्रॉस के, है ना। तो आई क्रॉस के देखते हैं
तो देखो इसमें तो आई क्रॉस के मिलेगा नहीं, यहाँ मिला हमें आई क्रॉस के इज नथिंग बट माइनस जे, तो बेसिकली ये माइनस जे हुआ, बट 2 2 जा 4, तो इसे हम लिख लेंगे कि दिस इज माइनस ऑफ 4 जे कैप। सही जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो ये टर्म तो कंप्लीट हो गया। अब 3 का 3, अब देखो ये जे है और जे क्रॉस आई, तो बेसिकली जे क्रॉस आई क्या होगी भाई, तो जे क्रॉस आई इज नथिंग बट माइनस के, तो ये वापस आ जाएगी माइनस ऑफ के कैप, बट 4 3 ज़ा 12, तो -12 के कैप। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, तो जे क्रॉस के इज नथिंग बट प्लस आई, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो दिस इज प्लस 6 आई कैप, मतलब के कैप। सो दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, बट हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए एक मेथड सीखने वाले हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट मेथड। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट तो किया, बट एग्जैक्टली यहाँ पे 2i + 3j है ना, मतलब सिर्फ आई और जे कंपोनेंट है इस केस में, सिर्फ और सिर्फ आई और के कंपोनेंट है। अब मान लो कि अगर कुछ इस तरीके से दे रखा हो बढ़िया, और आपसे कोई पूछे कि फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, तो कहने को तो हम इस मेथड से वापस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 टर्म्स ही थे, बट यहाँ पे 3 और 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये अपने लिए लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसे अच्छे से समझते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या बताता है कि अगर मान लो अगर अपने को ए क्रॉस बी अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ऊपर लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक, अब पहले कौन है, अगर सपोज ए पहले है तो पहले ए की कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके नीचे वाले रो में बी की कोएफिशिएंट को लिखेंगे। जैसे अभी ए अगर पहले है तो यहाँ पे हमें पहले जो लिखना है दैट इज़ A1 B1 और C1, बाद में बी वेक्टर है तो हमें नीचे क्या लिखना है A2 B2 और C2। बट वही अगर सपोज हमसे अगर उन्होंने बी क्रॉस ए पूछा होता तो A2 B2 C2 ऊपर लिखते और A1 B1 C1 नीचे लिखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और बिल्कुल भी गलती ना। सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि नाउ फर्दर इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आई को हमेशा प्लस के साथ, जे को माइनस के साथ और वापस के को प्लस के साथ। ठीक है, तो देखो हमने पहले आई को लिखा यहाँ पे, दिस इज आई कैप, बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इसे हम एक्चुअली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बोलते हैं। वैसे ही दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, अगर आई की बात करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं, ठीक है, फिर चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई कैप लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखो ये कॉलम और ये रो तो हमने जो रहने दिया, तो बचा कौन सा भाई, ये 4 B1 C1 B2 C2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले B1 C2 माइनस ऑफ C1 B2, ठीक है, तो दिस इज B1 C2 एंड माइनस ऑफ B2 C1। ठीक, अब इसका काम खत्म। अब जे की बारी है, तो जे को कैसे लिखते हैं, माइनस के साथ, तो अगेन दिस इज माइनस ऑफ जी कैप। ठीक है, अब ये वाले कॉलम और ये वाले रो को रहने देंगे। ठीक है, ये कॉलम हमने रहने दिया, ये रो हटाया। अब A1 A2 C1 C2 ये बचता है, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले A1 C2 फिर माइनस A2 C1, तो ये आपकी हो जाएगी A1 C2 एंड माइनस ऑफ A2 C1, वापस प्लस के कैप। ठीक है, अब के कैप की हम बात करें तो वापस इस कॉलम को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, है ना, तो अपने पास बचा A1 A2 B1 B2, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो पहले A1 B2 एंड देन माइनस B1 A2, तो दिस विल बी A1 B2 एंड माइनस ऑफ B1 A2। सो सिंपली दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर दो वेक्टर मान लो अगर ऐसे दे रखे हों जिनके पास आई कैप जे कैप के कैप सारे हों, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट मेथड हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम्स थोड़े से शॉर्ट हो जाए, ठीक है, लेंदी ना रहे। ठीक, तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझाओ, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।